प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ में आज अपन बात करेंगे स्वतंत्र सहमति की, फ्री कंसेंट। देखिए, लास्ट टर्म पर भी अपन ने स्वतंत्र सहमति को पढ़ा था। वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण ये बतलाते हैं कि वैध अनुबंध का निर्माण जब ही संभव है जब पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति के अर्थ में अपन ने देखा था कि कोई भी सहमति यदि उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती, इन पांचों में से किसी भी एक या एक से अधिक से प्रभावित होती है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। लास्ट टर्म पर अपन ने उत्पीड़न यानी कोर्सन के बारे में बात करी थी। आज अपन बात करेंगे अनुचित प्रभाव की, या इसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनुचित प्रभाव, इसका मतलब ये होता है, इससे तात्पर्य ये है कि जब दो पक्षकारों के मध्य संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वो अपनी उस स्थिति का प्रयोग करता है और अनुचित लाभ प्राप्त करता है। यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब सीधा सा यही हो सकता है कि दूसरा पक्षकार जो है वो एक तरह से आपके सामने मजबूर हो जाए, वो खुलकर अपनी बात नहीं कह सके। वो मजबूर क्यों हो जाता है तो उसके कारण अपन आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि पक्षकारों के मध्य संबंध इस प्रकार के हैं कि एक पक्षकार किसी भी वजह से दूसरे पक्षकार के सामने अपने मन की बात नहीं कह पाता है, खुलकर वो अपनी स्थिति प्रकट नहीं कर पाता है और दूसरा पक्षकार उसकी इस स्थिति का गलत फायदा उठाता है। दूसरा पक्षकार जानता है कि ये मेरे सामने बोल नहीं पाएगा, दूसरा पक्षकार जानता है कि इसके मन में चाहे कोई भी बात हो लेकिन वो मेरे से ऐसा नहीं कह पाएगा, तो दूसरा पक्षकार ये गलत लाभ उठा रहा है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अनुचित प्रभाव है। देखिए, इसको थोड़ा सा यदि अपन कंपेयर करके देखें उत्पीड़न से, तो उत्पीड़न में तो क्या है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को डरा रहा है, धमका रहा है, मार रहा है, पीट रहा है और उसकी इच्छा को प्रभावित कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको डराने, धमकाने की, मारने, पीटने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बल्कि दूसरा पक्षकार स्वतः ही आपसे बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, आपसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, या आपके सामने अपने मन की बात कह ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए अनुचित प्रभाव जो है उसमें दो पक्षकारों के संबंध जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं। अब इसमें देखिए, एक शब्द बार बार आया है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होना। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये मानता है कि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। जैसे पहला उसमें बतलाया गया है कि यदि किसी एक पक्षकार के पास कोई सत्ता है, अधिकार है, कानूनी रूप से आप इस पद पर हैं कि आपके पास कुछ अधिकार है, सत्ता है, तो दूसरा पक्षकार जो है उसकी इच्छा को आप बहुत सहजता से, आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे एक सेल्स टैक्स का इंस्पेक्टर है, वो दुकानदार की इच्छा को बहुत आसानी से प्रभावित कर सकता है। क्यों? क्योंकि दुकानदार जानता है कि ये इंस्पेक्टर जो है ये मेरे अकाउंट्स चेक कर सकता है, मुझ पर पेनल्टी लगा सकता है, आदि आदि। इसी तरह से एक पुलिस वाला जो है वो कई प्रकार की सत्ता रखता है। सड़क किनारे एक फल बेचने वाला, ठेले वाला खड़ा है, तो पुलिस वाले जो है वो बहुत सहजता से उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि ठेले वाला, फल बेचने वाला इस बात को समझता है, जानता है कि पुलिस वाला जो है ये मेरा ठेला यहाँ से हटवा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कोई सत्ता रखता है तो आप दूसरे पक्षकार की इच्छा को बहुत सहजता से प्रभावित कर सकते हैं।
फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जब दोनों पक्षकारों के संबंध बहुत ज्यादा विश्वास पर टिके हुए हों, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, यानी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर एक तरह से ब्लाइंड फेथ करता है। आप ये मानकर चल रहे हैं कि सामने वाला जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, सामने वाला आपकी नज़र में बहुत एक आदर्श व्यक्ति है और उसकी बात झूठी हो ही नहीं सकती है, यानी आपके मन में ये भावना है, ये धारणा है, वो आपका बहुत अधिक उसके प्रति निष्ठा लगन हो सकती है, आपका विश्वास हो सकता है, कारण चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब आप किसी दूसरे पक्षकार पर बहुत अधिक फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, और दूसरा पक्षकार इस बात को अच्छी तरह से समझता है, तो फिर दूसरा पक्षकार आपकी इच्छा को बहुत आसानी से, सुगमता से प्रभावित कर सकता है। बाप बेटे के रिलेशन ऐसे हो सकते हैं, इसी तरह से एक डॉक्टर और उसके पेशेंट के रिलेशन ऐसे हो सकते हैं, इसी तरह से एक वकील और उसके मुवक्किल यानी उसके क्लाइंट के रिलेशन हो सकते हैं, यानी बहुत से इस प्रकार के रिलेशन हैं जहां आपका ब्लाइंड फेथ है। तो ब्लाइंड फेथ में भी कोई दूसरा व्यक्ति बहुत आसानी से आपको प्रभावित करने की स्थिति में होता है। फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये मानकर चलता है कि कुछ व्यक्तियों की कुछ कमजोरी हो सकती है, उनकी मानसिक दशा मान लीजिए पूरी तरह से ठीक नहीं है, उसको सुनाई कम देता है या ज़्यादा एज होने की वजह से उसका दिमाग जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, उसको दिखाई कम देता है। तो ऐसी अवस्था में आप दूसरों के विश्वास पर ही काम करते हैं और दूसरा व्यक्ति आपकी इस मजबूरी का गलत फायदा भी उठा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है अनड्यू इन्फ्लुएंस में कि एक व्यक्ति, एक पक्षकार जो है वो दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है, प्लस वो अपनी उस स्थिति का प्रयोग भी करता है। अपनी स्थिति का प्रयोग से मतलब है कि उसको ये मालूम है कि दूसरा पक्षकार मेरे सामने खुलकर नहीं बोल पाएगा, अपने मन की बात नहीं कह पाएगा, तो आप उस स्थिति का प्रयोग करते हैं। उस स्थिति के प्रयोग करने के पीछे आपका मकसद या आपका कारण क्या होता है कि आप अनुचित लाभ कमाना चाहते हैं, यानी आप एक तरह से इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं कि दूसरा मेरे सामने कुछ बोल नहीं पाएगा, इसलिए जो आप चाहते हैं या जैसा अनुचित लाभ आप कमाना चाहते हैं उसको आप कमाने की कोशिश करते हैं। फिर अनुचित प्रभाव में ये भी जरूरी है कि पक्षकार को अनुचित लाभ होना भी चाहिए। अनुचित लाभ होने का मतलब ये है कि आपका जो मकसद है वो अनड्यू गलत लाभ कमाने का है, लेकिन क्या वास्तव में आपको अनुचित लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज भी बहुत मायने रखती है। अगर मान लीजिए आपने कोशिश करी अनुचित लाभ कमाने की, लेकिन आपको अनुचित लाभ नहीं प्राप्त हुआ किसी भी कारण से, तो फिर वो ठहराव जो है अनुचित प्रभाव से प्रभावित भी नहीं माना जाएगा। फिर कानून ये कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जो संबंधित पक्षकार हैं वो ही इस बात को उठा सकते हैं कि साहब ये पक्षकार मेरी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था या इस पक्षकार ने अनुचित लाभ कमाया, यानी जो ठहराव के पक्षकार नहीं हैं वो इस बात को उठाने का अधिकार नहीं रखते हैं। फिर अब ये कैसे सिद्ध हो कि ये इस ठहराव को हम अनुचित प्रभाव से प्रभावित माने या न माने, क्योंकि देखिए जब तक आप इस बात को सिद्ध नहीं करते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, अनुचित प्रभाव हुआ है, आगे की कार्यवाही नहीं होगी। तो इसमें देखिए सीधी सी बात है कि जो पीड़ित पक्षकार है वो कोर्ट में ये आवेदन करता है कि साहब इस तरह से दूसरे पक्षकार ने एक अनुचित लाभ मुझसे कमा लिया है, यानी 100 रुपये का मेरा माल था साहब, लेकिन इंस्पेक्टर साहब आए
और उन्होंने बताया कि वो क्या क्या कर सकते हैं, और वो माल मैंने मजबूरीवश उनको 50 रुपये में बेच दिया, यानी अनुचित लाभ इंस्पेक्टर ने प्राप्त कर लिया। तो जब पीड़ित पक्षकार इस बात को कहता है, उठाता है, तो उसके बाद न्यायालय जो है वो दूसरे पक्षकार से मतलब है कि जो इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है, उस पक्षकार को यह अवसर प्रदान करता है कि साहब आप अपना पक्ष रखिए, बतलाइए, आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वो पक्षकार फिर अपने बचाव में सारी बातें बता सकता है कि साहब मैंने अपनी स्थिति का प्रयोग नहीं किया था, या मेरा उद्देश्य अनुचित लाभ कमाने का नहीं था, या मैंने अनुचित लाभ नहीं कमाया, या मैंने सारी स्थिति इस पक्षकार को बता दी थी, यानी दूसरे पक्षकार को मैंने कोई अंधेरे में नहीं रखा, आदि आदि। आप किसी भी रूप में अपना बचाव के संबंध में सारी बातें स्पष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब उसके आधार पर न्यायालय ये तय करता है कि वास्तव में अनुचित लाभ मिला या नहीं मिला, यानी जो पहले पक्षकार की शिकायत थी उसको सही माना जाए या नहीं माना जाए। अब अगर न्यायालय इस बात को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है कि अनुचित प्रभाव हुआ है, तो फिर आगे की कार्यवाही होती है। अब आगे की कार्यवाही क्या है कि अगर न्यायालय ने ये मान लिया कि अनुचित प्रभाव हुआ है, तो वो ठहराव जो है वो व्यर्थनीय माना जाता है, वॉइडेबल होता है। व्यर्थनीय का मतलब वही है जो उत्पीड़न में अपन ने देखा है कि पीड़ित पक्षकार के सामने अब दो विकल्प हैं कि वो चाहे तो उस ठहराव को स्वीकार करे और चाहे तो उस ठहराव को रद्द कर दे। यानी आपको लग रहा है कि ठहराव को स्वीकार करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, दुकानदार अपना माल 50 रुपये में इंस्पेक्टर को बेचने के बावजूद भी अगर उसको लगता है कि यार 50 रुपये मिल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेच देते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है। आपका ये जो ठहराव हुआ है इंस्पेक्टर के साथ, ये पूरी तरह से वैध मान लिया जाएगा और दोनों पक्षकारों के बीच में ऐसा माना जाएगा कि वैध अनुबंध का निर्माण हुआ है। लेकिन पीड़ित पक्षकार यदि स्वीकार नहीं करना चाहता है तो न्यायालय के माध्यम से उस ठहराव को रद्द भी कर सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि साहब मुझे तो स्वीकार नहीं है, तो जो इंस्पेक्टर और दुकानदार के बीच में ठहराव हुआ है वो रद्द कर दिया जाए। यानी पीड़ित पक्षकार जो है उसके सामने विकल्प है कि वो चाहे तो उसको स्वीकार करे और चाहे तो उसको रद्द करे। फिर कई बार क्या होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये भी है कि अगर पीड़ित पक्षकार ने कोई लाभ प्राप्त कर लिया है तो फिर न्यायालय जो है वो ठहराव की शर्तों में परिवर्तन करके उसको लागू करने के आदेश भी दे सकता है। या मान लीजिए स्थिति ऐसी है कि अब आप पुरानी परिस्थितियों में नहीं लौट सकते हैं, तो न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो ठहराव की कुछ शर्तों में बदलाव कर दे, परिवर्तन कर दे और ठहराव को मान्यता प्रदान कर दे। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, अनुचित प्रभाव हुआ। तो देखिए, अनुचित प्रभाव को हमेशा आप उत्पीड़न से कंपेयर कर देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। उत्पीड़न में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को जानबूझकर डरा रहा है, आप दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उत्पीड़न है। लेकिन अनुचित प्रभाव में ऐसा करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? कि दूसरा पक्षकार आपसे स्वतः ही घबराया हुआ है, आपसे स्वतः ही डरा हुआ है। फिर उत्पीड़न में पक्षकार जो हैं वो एक दूसरे के परिचित हों, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन पक्षकार एक दूसरे के परिचित होना अनुचित प्रभाव में जरूरी है, क्योंकि यदि आप दूसरे को जानते ही नहीं हैं कि दूसरा कौन है, क्या है, तो आप उसके प्रभाव में आ ही नहीं सकते। तो अनुचित प्रभाव में पक्षकारों का एक दूसरे से जान पहचान पहले से होनी जरूरी है, लेकिन उत्पीड़न में ये जरूरी नहीं है। फिर दोनों के प्रभाव समान हैं, दोनों में ही ठहराव जो है वो व्यर्थनीय है पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर।
पीड़ित पक्षकार चाहे स्वीकार करे चाहे अस्वीकार करे, उनकी इच्छा है। तो ये स्वतंत्र सहमति का दूसरा बिंदु हुआ अनुचित प्रभाव यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस।